नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं SPPA ऑनलाइन तैयारी कलम तोड़ परीक्षा की। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच भूगोल के एक नए अध्याय जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। इससे पहले कि क्लास शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि भूगोल के इससे पहले के सारे अध्याय का वीडियो हमने इस चैनल पर डाला हुआ है। आपको अगर खोजने में दिक्कत होती है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पर जाएंगे, भूगोल का प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ से आप भूगोल की सारी वीडियो देख सकते हैं। न सिर्फ भूगोल का बल्कि आप पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, यानी बिहार बोर्ड परीक्षा से जुड़े कोई भी विषय की आपको तैयारी चाहिए तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर। वहाँ जाकर के आप सभी तरह के वीडियो को देख सकते हैं और इस बार अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के प्रश्नोत्तरी का। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी सड़क है। तो भारत की सबसे पुरानी सड़क NH7, ग्रैंड ट्रंक रोड और NH7A, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका जो होगा वो होगा ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसको बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और आजकल जो है इस रोड का नाम NH1 और NH2 कहा गया है। देखिए, अमृतसर से दिल्ली तक की जो रोड है उसको NH1 कहा जाता है और दिल्ली से कोलकाता तक की जो रोड है उसको NH2 कहा जाता है। अर्थात NH1 और NH2 का संयुक्त रूप को ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहा है और सही जवाब जो होगा वो होगा C, यानी कि 3.88 लाख किलोमीटर जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 1947 में देश की सड़कों की लंबाई थी। इसमें अगर हम पक्की और कच्ची सड़कों को जोड़ दें तो 2.42 लाख किलोमीटर पक्की सड़क थी और 1.46 लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें थी। तो इस तरह से ये सड़कों की लंबाई है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कितनी आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने की योजना है? आप सभी लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सड़क योजना के अपने गांव के बाहर बोर्ड जरूर लगा हुआ देखेंगे हर जगह। और गांव में जो सड़कों का जाल बिछाने का काम है इस योजना के तहत बहुत तेज़ी से हुआ है। तो आपको जानना जरूरी है कि कितने आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन A, 500 आबादी वाले गाँवों को जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि किस राज्य में पक्की सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा है? और इसका जो सही जवाब आ रहा है दोस्तों ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये आपकी किताब के अनुसार है, करेंट डाटा अभी नहीं है, किताब के अनुसार से आपको महाराष्ट्र है। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप इसमें क्या मारेंगे? महाराष्ट्र है। पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न और पांचवा प्रश्न देखते हैं, पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो है आप कंफ्यूज करेंगे जब मैं आंसर बताऊंगा। मेरा आंसर है C, यानी कि केरल। और आप अगर किताब पढ़े होंगे तो आप कहेंगे सर किताब में तो दिल्ली दिया हुआ है। देखिए, रोड हर साल बढ़ता हुआ रहता है ना, और बढ़ता रहता है। तो वर्तमान में घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा वर्तमान डाटा है। आपका किताब 2009 में छपा था, इसीलिए उसमें पुराना डाटा है। अब दूसरा तत्व समझ देते हैं, सर घनत्व क्या हुआ सड़कों का। तो देखिए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ऐसे क्षेत्रफल बना देंगे, इसमें जो सड़कों का जाल होगा ना, इसमें जो सड़कों का जाल होगा इस तरह से, इसकी टोटल लंबाई कितना होगा? तो जिस जगह पे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। देखिए, 4 तरह के सड़क होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, एक होता है राज्य स्तरीय राजमार्ग, और एक होता है जिला की सड़कें, और एक होता है ग्रामीण सड़कें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोग नेशनल हाईवे पर जरूर चढ़े होंगे अभी तक, आपके गांव के आसपास या कहीं 10-20 किलोमीटर के आसपास में होगा नेशनल हाईवे। और नहीं है, कौन कौन सा हाईवे है आपके गांव के आसपास या आपके क्षेत्र के आसपास, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे यहाँ ये हाईवे है, और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए जो कब बना। ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो है
सबसे बड़ा कौन सा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो सही जवाब होगा ये होगा NH44 यानी NH44। इसमें भी आप कंफ्यूज करेंगे, सर हम तो किताब में NH7 पर है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि फिर से नया नेशनल हाईवे बना है हाल में, और वो NH44 पहले वाला जो था उससे ज़्यादा लंबा बना दिया गया है, NH44 है। और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे भारत का दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ तक सड़कें हैं डायरेक्ट, और NH44 है उसका नाम। और इसकी लंबाई टोटल कितना है, 3745 किलोमीटर, यानी कि 3445 किलोमीटर है टोटल इसकी लंबाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सर आप बताए कि बड़ा कौन सा है, तो छोटा भी बता दीजिए। चलिए अब ये भी बता देते हैं। छोटा जो है ये है NH118, देख लीजिए, NH118 सबसे छोटा है राजमार्ग। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, सर ये भी बता दीजिए। तो देखिए ये आसानी से जमशेदपुर, झारखंड में है, ये आसानी से जमशेदपुर तक है, 5 किलोमीटर का मात्र ये NH है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं 8वां। अल्प समय में गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनने वाली सड़कों को क्या कहते हैं। तो अल्प समय में, बहुत कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, तो बहुत जल्दी में जाना है यानी एक्सप्रेस में जाना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक्सप्रेस वे, ये सही जवाब होगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो देखिए पूरब पश्चिम गलियारा, ऑप्शन ए है पूरब पश्चिम गलियारा, बी है एक्सप्रेसवे, सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, और डी है सीमांत सड़कें। अब आपका माथा चकरा गया होगा, सर इसमें तो सारे हैं, क्योंकि पूरब से पश्चिम की तरफ गली, भारत का जब आप मैप बनाएंगे तो पूरब से पश्चिम ऐसे होता है, यानी कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल इधर अरुणाचल प्रदेश तक एक रोड गया है ना, आप किताब में मैप से देखेंगे। और दूसरा है एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे तो होता ही है, सड़कों का प्रकार ही है। सीमांत सड़कें भी है, जो सीमा क्षेत्र में बनाई जाती है ना, सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है। आप कहेंगे कि स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग यहाँ पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है राजमार्ग का टाइप, लेकिन यहाँ पे स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग लिखा है, जो किसी भी सड़क का प्रकार नहीं है, इसीलिए सही जवाब यही सी ऑप्शन होगा। अब तो अकल आ गया होगा, इसीलिए परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन को डीपली, अस्थिर से, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, आने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है 10वां, और ये है, भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ था। तो देखिए भारत में रेल परिवहन जो है ना, अंग्रेज के समय में हुआ था, और अंग्रेज के समय में कब हुआ था, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करिएगा, 1853 में हुआ था, क्योंकि 1953 में भारत आज़ाद हो गया था। तो 1853 में रेलवे का परिवहन का विकास हुआ था। अंग्रेज़ों को माल ले जाने में दिक्कत होती थी, इसीलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया था। तो आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा, सर पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला था। तो पहला रेल चला था महाराष्ट्र में, मुंबई से थाने स्टेशन के बीच में चला था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है ना। तो देखिए जैसे भी अब बहुत बड़ा रेल है, पूरा भारत देश कितना बड़ा है, इसमें रेल चलाने के लिए एक ही जगह से नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको क्या किया, जोन में बांट दिया गया। तो कितने जोन में बांटा गया, क्षेत्र में बांट दिया गया है कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन सी। अब आप फिर चकराए, सर किताब में तो 16 लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं, किताब का टाइम था 2009 में, अभी टाइम है 2020, बहुत समय बीत चुका है। तो ये जो 16 नहीं अब 18 हो गया, क्योंकि पहले 16 था। कलकत्ता मेट्रो रेल जो है वो भी, उसको भी एक जोन मान लिया गया, तो 17 हो गया। और नया जो हाल में जोन बना है वो है दक्षिण तटीय रेलवे, है ना, तो ये 18वां हो गया, और जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम। आपको हर एक रेलवे का जोन याद रखना है, ये 18 का 18, और सबसे बड़ा रेलवे जोन है, सबसे बड़ा मतलब उसमें रेलवे की लंबाई है किस जोन में, उत्तर रेलवे में, और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेघालय में नहीं है, मेघालय में रेल मार्ग
नहीं है। 13वां प्रश्न है भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ। अब देख रहे हैं हवाई जहाज़ तो अब हर जगह धीरे धीरे हवाई अड्डा बन रहा है उड़ान योजना के तहत, लेकिन सवाल ये है कि परिवहन का प्रारंभ कब से हुआ होगा सर। तो प्रारंभ हुआ ये 1911 से, यानी कि ये 1911 से प्रारंभ हुआ। 1911 में प्रारंभ हुआ। अब कहाँ से कहाँ तक चला होगा पहली वायुयान? इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर का सफ़र था जब पहली बार हवाई जहाज़ हमारे देश में चली थी। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, है ना। तो इंडियन कहा गया इंडियन एयरलाइंस को, तो ये था ऑप्शन डी, यानी कि 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल करके इंडियन रख दिया गया। बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब जल मार्ग से जो जहाज़ चलती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए एक प्राधिकरण है, और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था यानी कि 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रीय मुख्यालय इसके 4 जगह पे हैं। कौन कौन से हैं? पटना में है एक, दूसरा कलकत्ता में है, नोट कर लीजिए, तीसरा गुवाहाटी में है, गुवाहाटी कहाँ है? असम में, असम में ही है, और चौथा जो है कोच्चि में है ना, वो साउथ में है, साउथ इंडिया में। अगला प्रश्न 16वां है इंदौर पत्तन है, पत्तन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, यानी कि तमिलनाडु। अब आप कहेंगे सर पत्तन का मतलब नहीं समझा। देखिए, जब जहाँ जहाँ बस रुकती है उसको बस स्टैंड कहते हैं, जहाँ ट्रेन रुकती है उसको स्टेशन कहते हैं, जहाँ हवाई जहाज़ रुकती है वहाँ हवाई अड्डा होती है। उसी तरह से जहाँ जहाज़ रुकती है और वहाँ पे सामान उतारती है उसी जगह को पत्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, पूरे भारत में डाक व्यवस्था चल रही है चिट्ठी पत्री वाला, तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए एक ही जगह से कंट्रोल नहीं हो सकता इतना बड़ा, तो उसको क्या किया गया? बांटा गया क्षेत्र में। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये है ऑप्शन डी, 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए, आपके पास जब डाक में आप कहीं चिट्ठी भेजते हैं तो आपको पिन कोड लिखना पड़ता है ना, लिखना पड़ता है। आपको बचपन से रटाया हुआ है कि पता बताओ, गाँव का नाम, पिताजी का नाम, उसके साथ साथ पिन कोड भी। तो पिन कोड होता है 6 अंकों का। उसमें जो पहला अंक होता है, यही पहला अंक जो है ये क्षेत्र का होता है ना, कि कौन सा क्षेत्र है। तो 1 से लेकर के 8 तक होता है। ठीक है, दूसरा उसके बाद का जो 2 अंक होता है वो उप क्षेत्र का अंक होता है। ठीक है, क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे उप क्षेत्र बनाए गए हैं, उसका अंक होता है। और अंतिम 3 डिजिट जो होता है वो होता है आपके पोस्ट ऑफिस का लोकल जो है आपका डिजिट के अनुसार से अंक बना दिया गया रहता है उसके पते के लिए। तो इस तरह से आपका पिन कोड बनता है 6 अंकों का। 18वां प्रश्न है देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र, कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये आपकी किताब के अनुसार से आंसर ले लेते हैं इसका। 18 का आंसर आपका बी है, यानी कि 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अब आप कहेंगे सर विशेष आर्थिक क्षेत्र कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से बता दीजिए। देखिए, वैसा आर्थिक क्षेत्र मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का एक ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है जिसमें इंडस्ट्री लगाने पर टैक्स में छूट दिया जाता है और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, ताकि अधिक से अधिक इंडस्ट्री वहाँ आकर के अपना इंडस्ट्री लगाए और लोगों को रोजगार मिल सके। उसी को कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। जैसे आपका नोएडा में देखेंगे अब कितना इंडस्ट्रियलाइज हो गया है, तो वो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहाँ जाके लोग इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे इंडस्ट्री है। एक क्वेश्चन अगला उसी पर है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी बहुत सारा इंडस्ट्री लगा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 20वें क्वेश्चन की तरफ। और 20वां क्वेश्चन है आज का, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? और इसका सही जवाब होगा 1957 में आकाशवाणी बदलकर नाम कर दिया गया। तो आज हमारे पास इतना ही प्रश्न था। मुझे आशा है कि इस अध्याय से इससे ज़्यादा में से कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछा गया है आज तक और नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, अपने सहपाठियों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन जाए आपको अगले वीडियो का, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना, बगल में घंटी होगा उस पर एक बार टंटना दीजिए। और हम चलते हैं, आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।